आप लोग? अरे आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना पूजा पाठ क्यों कर रही हूँ। पता है, मुझे एक बहुत ही अच्छा सीक्रेट पता चला है, और वो सीक्रेट ये है कि हम ये पूजा पाठ करके भी अमेरिका जा सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। तो आपको वो सीक्रेट जानना है? हाँ, जानना है ना? तो फिर चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, और मैंने इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं जिसको फॉलो करके आप इजीली अमेरिका जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। हे गाइस, मैं हूँ आपकी अपनी आकांक्षा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक लेके आई हूँ, जिसको सुनकर आपको बहुत ही खुशी होगी और आप सरप्राइज भी हो जाएंगे। और मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बात जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो लोग यूएसए आना चाहते हैं। तो एक बार क्या हुआ, जब मैं यूएसए में थी तो मैं अक्सर मंदिर वगैरह जाया करती थी, और वहाँ पे लोगों को देखती थी, जो भी वहाँ के पंडित होते थे, प्रीस्ट वगैरह होते थे, और जो रिलीजियस वर्कर्स होते थे। मैं अक्सर सोचती थी कि ये लोग यहाँ पे कैसे आए होंगे, ये तो ना तो डॉक्टर हैं, ना इंजीनियर हैं, ना उन्होंने कुछ ऐसी पढ़ाई की है, ये लोग कैसे यूएसए आ गए। तो मेरे मन में जो क्वेश्चंस थे उनको मुझे शांत करना था। तो फिर मैंने एक प्रीस्ट से, एक पुजारी से बात कर ही ली, और उन लोगों ने मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे सीक्रेट्स बताए, काफ़ी अच्छी सी चीज़ें बताई, जो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कैसे, किस वीज़ा पे हम यूएसए आ सकते हैं, कितने टाइम के लिए रह सकते हैं, क्या हमारी फैमिली हमारे साथ आ सकती है, और क्या हम उस वीज़ा पे वर्क कर सकते हैं कि नहीं, क्या हमें ग्रीन कार्ड मिल सकता है कि नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने मुझे दिए, जिनको सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और सरप्राइज फील हुआ कि वाह, इस तरीके से भी हम यूएसए आ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये जो मैं नया टॉपिक लेकर आई हूँ कि कैसे रिलीजियस वर्कर, पुजारी, प्रीस्ट, मौलवी, या फिर अगर आप क्रिश्चियन हैं तो प्रीस्ट वगैरह हैं, या मॉन्क में काम करते हैं तो कैसे, या फिर आप किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं जो कि रिलीजियस वर्क करती है, तो आप इस तरीके से इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं और यूएसए आ सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कि ये कौन सा वीज़ा है। इस वीज़ा को बोलते हैं R1 वीज़ा। इसके अलावा R2 वीज़ा भी होता है, जो कि डिपेंडेंट्स के लिए होता है। जो R1 वीज़ा अप्लाई करता है, उसकी वाइफ, उसके बच्चे उस R2 वीज़ा पे जा सकते हैं अमेरिका। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ कि किसके लिए होता है। तो जो भी पुजारी होते हैं, मौलवी होते हैं, या चर्च से जुड़े हुए होते हैं, ईसाई धर्म के लोग होते हैं, बौद्ध धर्म के लोग होते हैं, या किसी का कोई एनजीओ है जो रिलीजियस वर्क करता है। याद रहे कि वो जो एनजीओ है वो टैक्स फ्री होना चाहिए, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इस वीज़ा के लिए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस वीज़ा के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई रिलीजियस वर्क से जुड़े हुए हैं तो आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप पुजारी हैं तो आपको धार्मिक ग्रंथ, जो भी आप बुक्स पढ़ते हैं, जैसे कि चालीसा, जैसे हम हिंदुओं में हम चालीसा पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, और जो भी हमारे संस्कार होते हैं, जैसे कि मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, शादी, और जो भी आपके रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं आपके घर में, आपको पता होगा, उन सब की नॉलेज आनी चाहिए, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ तक कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको जो भी मंत्र उच्चारण होता है वो भी करवा के देख लिया जाता है। क्या प्रोसेस होती है किसी भी ऑस्पिशियस एक्टिविटी को करने की, वो सारी बातें आपसे वहाँ पे पूछ ली जा सकती हैं। तो आपको हर एक छोटी छोटी बात की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जो आपको वहाँ पे बहुत काम आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ जो R1 वीज़ा है वो कितने टाइम के लिए होता है, हम कितने टाइम के लिए यूएसए यानी अमेरिका R1 वीज़ा पे जा सकते हैं। तो जो इसका ड्यूरेशन होता है वो 30 मंथ होता है। 30 मंथ्स के लिए यूएसए जा सकते हैं इस वीज़ा पर। लेकिन अगर आपको बढ़वाना है इसे तो ये रीइश्यू भी हो जाता है 30 मंथ एक्स्ट्रा, और आप 30 मंथ यानी 60 मंथ टोटल रह सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, अगर 2 इयर्स आपको इस वीज़ा पे हो जाते हैं अमेरिका में, तो आप ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ के परमानेंट सिटीजन बन सकते हैं। और गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर हम इस वीज़ा पे अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि कैसे अप्लाई करें, क्या करें। तो अगर आपका कोई रिलेटिव या फैमिली मेम्बर ऑलरेडी यूएसए में है तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, और तो आप इजीली जा सकते हैं विदाउट कोई खर्चे के, और जो भी स्पॉन्सर करेगा वो सारा खर्चा उठाता है। तो आप उनको बोल सकते हैं कि हमें इस वीज़ा पे स्पॉन्सर करिए।
इसके अलावा एक और ऑप्शन है, अगर आप इस वीज़ा पे यूएसए जाना चाहते हैं यानी R1 वीज़ा पे, तो आप इंडिया में किसी भी कंसल्टेंसी से बोलकर अपने वीज़ा को अप्लाई करवा सकते हैं और उसके थ्रू आप यूएसए इस वीज़ा पे जा सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताने वाली हूँ R1 वीज़ा के लिए। जैसे कि अगर आप इस वीज़ा पे जाते हैं तो आप अपने काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वो पढ़ाई आपको बहुत महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि यूएसए में, अमेरिका में पढ़ाई करना बहुत ही महंगा है। तो अपनी जो जेब है उसको ढीली करने के लिए तैयार रहिए। अगर आपको जानना है कि यूएस में पढ़ाई करने के लिए कितना खर्चा आता है तो उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो जाइए देखिए, उसका जो लिंक है मैं आई बटन में दे दूँगी। और गाइस, अगर आपकी फैमिली इस वीज़ा पे आती है तो वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होती है, यानी अगर आपकी जो वाइफ है या हस्बैंड है वो इंडिया में जॉब करते थे तो वो यूएसए में जॉब नहीं कर सकते हैं। इस वीज़ा पे आके R1 R2 वीज़ा पे आके जॉब नहीं कर सकते हैं। उनको डिपेंडेंट यानी कि हाउसवाइफ या घर पे ही रहना होगा और इस वीज़ा पे वो काम नहीं कर पाएंगे। मैंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए, उसके लिए आपको बहुत ही सिंपल काम करना है। एक फॉर्म होता है जिसका नाम होता है I-129 फॉर्म, जो कि R1 वीज़ा के लिए होता है। इस फॉर्म को आपको लेना है और फिल करके यूएस एम्बेसी को सेंड कर देना है। ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आगे देने वाली हूँ, तो वीडियो को देखते रहिए। तो गाइज, जब आप इस फॉर्म को फिल कर देते हैं और यूएस एम्बेसी को सेंड कर देते हैं तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को चेक करती है कि वो सही है कि नहीं, आपके पिटीशन को देखती है कि वो वैलिड है कि नहीं। उसके बाद वो आपको एक अप्रूवल सेंड करती है कि आपकी पिटीशन एक्सेप्ट हो गई है, और एक फॉर्म सेंड करती है जिसका नाम होता है I-797 फॉर्म, जो कि इस बात का सबूत होता है कि यूएस एम्बेसी ने आपकी पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना है और आप रेडी रहिए उन सारी एजुकेशनल नॉलेज के साथ जो कि वहाँ पूछी जाने वाली है। तो चलिए गाइज, अब मैं आपको बताने वाली हूँ उन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है R1 वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले होता है बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि होना बहुत ज़रूरी है। ये इस बात को बताता है कि आप इंडिया से हैं और किस प्लेस से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हमारी जो एजुकेशन है, हमने कहाँ तक पढ़ाई की है, इसकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, इन सब की ज़रूरत होती है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप कहीं पे पुजारी रहे हैं या कहीं पे आपने कोई रिलीजियस एक्टिविटी की है, तो वहाँ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहाँ पे जो लोग होंगे उनसे आप बनवा सकते हैं और यहाँ पे लगा सकते हैं। ये भी आपके बहुत काम आने वाला है। उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह हैं, और आप पहले कहाँ काम करते थे, आपकी पूरी डिटेल वो आप इसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो चलिए गाइज, अब मैं आपको बताती हूँ 1 by 1 कि इस वीज़ा से ये वीज़ा आपको कहाँ मिलेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और लगते हैं। तो चलिए आके देखते हैं। हे गाइस, तो ये है यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट जहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हर एक वीज़ा से रिलेटेड। तो आज हम R1 वीज़ा देख रहे हैं। तो ये देखिए, ये है इसकी एलिजिबिलिटी। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल सकती हैं, जैसे कि कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, और फॉर्म को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर भी जान सकते हैं, और यहाँ तक कि जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं 1 by 1 सब की डिटेल्स मैं आज आपको देने वाली हूँ और बताने वाली कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आपको मिलेगी। तो ये है I-129 फॉर्म। यहाँ से आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, और उसमें सारी डिटेल्स जो है भर सकते हैं। फॉर्म I-129 जो होता है वो इसका फर्स्ट स्टेप होता है। जब आप इसको फिल करते हैं और सेंड करते हैं यूएस गवर्नमेंट को, तब जाके जब वो आपकी पिटीशन को एक्सेप्ट कर लेती है, उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाती है और फिर आपकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होते हैं। तो ये सब प्रोसेस होता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ फॉर्म, जो फॉर्म I-129 फॉर्म है वो किस तरीके का दिखता है। तो ये सारी डिटेल्स हैं, आप यहाँ पे देखिए, आपको 1 by 1 सबको फिल करना है। सारी डिटेल्स बिल्कुल सही होनी चाहिए, और ये एडिटेबल फॉर्म होता है, मीन्स आप इसको एडिट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको इसमें
करेक्ट फॉर्म जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उससे रिलेटेड ही भरना है, करेक्ट भरना है। सारे जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप देंगे सब मैच होनी चाहिए एक दूसरे से। आप एड्रेस दे रहे हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स में सेम एड्रेस होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, है ना। और जितनी भी सारी चीज़ें हैं मींस मिसमैच नहीं होना चाहिए, वरना आपके रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको फ़ीस बताती हूँ। जो उसकी फ़ीस होती है वो $460 होती है, यानी कि और रुपीस में कन्वर्ट करें जो आज का रेट चल रहा है 36,000 रुपीज़ लगभग आएगा इसका फ़ीस स्ट्रक्चर, जो आपको वन टाइम फ़ीस है देनी है। अब मैं आपको सारे चेकलिस्ट बताऊंगी डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अभी हम R1 वीज़ा का देख रहे हैं, नॉन इमिग्रेंट रिलीजियस वर्कर। तो इसमें आप देखिए कि सबसे पहले कंडीशन मैंने आपको बताई थी, जो ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए वो टैक्स फ्री होनी चाहिए, टैक्स एक्सेम्प्टेड होनी चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को वेरीफाई करने के लिए, जैसे कि उसका जो रजिस्ट्रेशन है, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन का वाउचर दे सकते हैं, बुक्स दे सकते हैं, फ्लैट दे सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी छपे हुए हों, अपनी पे स्लिप्स दे सकते हैं। और अगर आप सेल्फ़ सपोर्टिंग हैं यानी कि खुद ही स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, अपनी सैलरी स्लिप और प्रॉपर्टी के एविडेंस वगैरह दे सकते हैं। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या आप कोई संस्था चला रहे हैं, तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना आपको ज़रूरी है। मिनिमम जो एक्सपीरियंस मांगते हैं वो 2 इयर्स का मांगते हैं, वो आपको होना ही चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि जब आपका एक बार प्रोसेस हो जाता है तो वो लोग आते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को चेक भी कर सकते हैं कि ये सही है या फिर सिर्फ ऑन पेपर है। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपको दी है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, अपने जितने भी रिलेटिव हैं, अगर कोई रिलीजियस वर्कर है या पुजारी है, प्रीस्ट है, बहुत धर्म से, ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो यूएसए जा सके, और उसके साथ साथ आपका भी नंबर आ सके यूएसए जाने का, क्योंकि कोई ना कोई रिलेटिव होना अमेरिका में बहुत ज़रूरी है। तो उससे क्या होता है, अमेरिका जाना आसान हो जाता है। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।